and that is osmotic pressure. But before discussing osmotic pressure, we will discuss osmosis क्या होता है. What is osmosis? इसके लिए मैं एक डायग्राम बना रहा हूं. यहां पे एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, विच कैन बी वेजिटेबल मेम्ब्रेन और एनिमल मेम्ब्रेन, और इस कंपार्टमेंट में there is distilled water, और उस सेकेंड कंपार्टमेंट में there is presence of NaCl solution. तो इसमें हम देखें तो होगा क्या, लेट दिस बी ए कंपार्टमेंट, लेट दिस बी बी कंपार्टमेंट. हम थोड़ी देर बाद ऑब्जर्व करेंगे कि स्टार्टिंग में अगर लेवल्स इक्वल थे, तो अब बी कंपार्टमेंट में थोड़ी देर बाद लेवल ऑफ द सॉल्यूशन विल राइज. हुआ क्या है, हुआ ये है कि यहां से सॉल्वेंट जो H2O है वो मूव कर गया है, दैट हैज मूव्ड अक्रॉस दिस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन टुवर्ड्स द बी कंपार्टमेंट. और ये जो फिनोमिनन है जिसमें देयर इज मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट फ्रॉम लोअर सोल्यूट कंसंट्रेशन टू हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, दैट इज नोन एज ऑस्मोसिस. सो ऑस्मोसिस इज मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट फ्रॉम लोअर सोल्यूट कंसंट्रेशन टू हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं. जैसे एग्स होते हैं, उसकी आउटर कवरिंग हटा दी जाए विद द हेल्प ऑफ डाइल्यूट HCl. एग की आउटर कवरिंग हम हटा देते हैं विद द हेल्प ऑफ डाइल्यूट HCl, और उसके बाद उस एग को अगर डिस्टिल्ड वाटर में डाला जाए, दिस इज डिस्टिल्ड वाटर, और बीच में हमने डाला एग जिसकी आउटर कवरिंग डाइल्यूट HCl से आपने हटा दी है. तो व्हाट शुड हैपन, यहां पे एग की स्वेलिंग हो जाएगी थोड़ी देर बाद. क्यों होगी एग की स्वेलिंग? बिकॉज देयर विल बी मूवमेंट ऑफ वाटर, क्योंकि बाहर जो है सोल्यूट कंसंट्रेशन इज वेरी लेस और अंदर जो है सोल्यूट कंसंट्रेशन इज मोर. तो देयर विल बी मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट molecules from the lower solute concentration to higher solute concentration through the semi permeable membrane. जब एग की आउटर कवरिंग हटाते हैं तो उसके अंदर एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, और उस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से there will be movement of water molecules from lower solute concentration to higher solute concentration. तो एग की स्वेलिंग हो जाएगी इस केस में after some time due to osmosis. Similarly, एग की आउटर कवरिंग हटा के हम अगर उसको NaCl सॉल्यूशन में रख दें, कंसंट्रेटेड NaCl सॉल्यूशन में, दिस इज NaCl सॉल्यूशन. इस केस में shrinking of the egg will take place because due to osmosis there will be movement of the solvent molecules from egg के अंदर से there will be movement of the solvent molecules towards outer side, because बाहर जो है NaCl में कह रहा हूं concentrated solution ली है. concentrated solution means बाहर जो है solute concentration is more, अंदर जो है solute concentration is less. और osmosis क्या होता है? movement of the solvent molecules from lower concentration, lower solute concentration to higher solute concentration. तो इस केस में there will be shrinking of the egg due to osmosis.
नेक्स्ट इज ऑस्मोसिस जो फिनोमिनन है, दिस कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, कि किस सॉल्यूशन का कितना ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर है, उसको मेजर कैसे किया जाता है। उसमें भी आई विल फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ ए डायग्राम। ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है बीच में, दिस इज पिस्टन, और यहां पे तो है suppose NaCl solution is there, और दूसरी साइड there is distilled water, यहां पे क्या होना चाहिए, दे विल बी मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट, H2 मॉलिक्यूल जो है इस कंपार्टमेंट से इस कंपार्टमेंट को आएंगे ड्यू टू ऑस्मोसिस, मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट फ्रॉम लोअर सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन। तो ये पिस्टन ऊपर जाना चाहिए क्योंकि यहां पे लेवल जो है राइज करेगा। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज कितना मिनिमम प्रेशर, मिनिमम एक्सेस प्रेशर यहां पे सॉल्यूशन साइड पे लगाना पड़े so that there is no movement of solvent from this direction to this direction. So osmotic pressure is the minimum excess pressure that has to be applied on this piston so that there is no movement of the solvent from this compartment to this compartment. So इस केस में there can be reverse osmosis also. अगर यहां पे आप मिनिमम एक्सेस प्रेशर से ज्यादा प्रेशर लगा दें तो रिवर्स ऑस्मोसिस हो जाती है, उल्टी तरफ मूवमेंट हो जाएगी, यहां से सॉल्वेंट पार्टिकल्स जो हैं वो मूव करना शुरू कर देंगे, यहां से हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन से दूसरी तरफ जाना शुरू कर देंगे, एंड दैट इज नोन एज रिवर्स ऑस्मोसिस। सी वाटर को अगर प्यूरिफाई करना है, वहां से प्योर वाटर बनाना है, तो दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस। डीसैलिनेशन ऑफ वाटर कहते हैं उसे। डीसैलिनेशन ऑफ वाटर में क्या करेंगे, यहां पे अगर सी वाटर है इन दिस कंपार्टमेंट, उस साइड प्योर वाटर है, तो यहां पे एक्सेस प्रेशर लगाया जाएगा सो दैट रिवर्स ऑस्मोसिस हो जाए थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। वाटर मॉलिक्यूल जो है, सी वाटर के जो प्योर जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो यहां से इस कंपार्टमेंट में जाते जाएंगे, और जो उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, सॉल्ट्स हैं, वो इसी साइड रह जाएंगे। तो रिवर्स ऑस्मोसिस कैन ऑल्सो टेक प्लेस, बट वी आर स्टडिंग हियर द ऑस्मोटिक प्रेशर। और ऑस्मोटिक प्रेशर मैंने बताया कि अगर ऐसे दो कंपार्टमेंट्स हो, इस कंपार्टमेंट में डिस्टिल्ड वाटर है और इस कंपार्टमेंट में देयर इज NaCl सॉल्यूशन, तो नेचुरल है कि ड्यू टू ऑस्मोसिस देयर विल बी मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम दिस कंपार्टमेंट टू दिस कंपार्टमेंट। और ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूशन का वो प्रेशर होता है, मिनिमम एक्सेस प्रेशर, जो यहां पे हमने अप्लाई करना है पिस्टन पे, सो दैट देयर इज नो मूवमेंट ऑफ solvent particles from this compartment to this compartment. और ऑस्मोटिक प्रेशर को मेजर करने के लिए एक स्पेशल एपरेटस है और स्पेशल मेथड है which is known as Berkeley and Hartley method. These are the names of scientists.
दिस इज बर्कली एंड हार्टली मेथड. इसमें बीच में ये है सॉल्वेंट. दिस इज प्योर सॉल्वेंट and this is solution and this is also solution. और बीच में ये वाला दिस इज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, दिस इज ऑल्सो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. तो होगा क्या, there will be movement of the solvent particles from lower solute concentration to higher solute concentration. तो अंदर वाले कंपार्टमेंट से there will be movement of the solvent molecules to the outer compartment. और आउटर कंपार्टमेंट में यहां पे ऑस्मोटिक प्रेशर इज द प्रेशर, मिनिमम एक्सप्रेस प्रेशर, जो आपको इस पिस्टन पे लगाना पड़ेगा सो दैट देयर इज नो मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इनर कंपार्टमेंट टू द आउटर कंपार्टमेंट. सो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है दैट इज द प्रेशर जिस पिस्टन पे हमें लगाना पड़ेगा सो दैट देयर इज नो मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इनर कंपार्टमेंट्स टू द इनर कंपार्टमेंट टू द आउटर कंपार्टमेंट. और जितना प्रेशर लगाना पड़ेगा उसको मेजर करने के लिए यहां पे हमने प्रेशर गेज लगाया है. एंड विद द हेल्प ऑफ दिस प्रेशर गेज we can calculate the osmotic pressure of the solution. So this is Berkeley and Hartley method to calculate the osmotic pressure of the solution. And osmotic pressure जो है that is represented with the help of symbol pi, and this is directly proportional to, osmotic pressure is directly proportional to concentration of the solution. It is also directly proportional to temperature of the solution, and this will be equal to, and if proportionality sign हमने हटाना है तो constant लेना पड़ेगा. In this case constant will be R, gas constant. It will be pi, osmotic pressure will be equal to pi, which is equal to CRT, where C is the concentration of the solution, T is the temperature of the solution, and R is the gas constant. And next we will do the determination of molecular mass of the solute of solute particles from osmotic pressure. So now we know that pi is equal to CRT, and C is the concentration in moles per liter. Number of moles of the solute divided by volume of the solution in liters. This is C into R and into the temperature. Now we know that NB जो है, number of moles कैसे निकलते हैं? Number of moles of solute particles निकलते हैं weight of the solute particles divided by molecular mass. So it will be NB will be equal to WB upon MB, V liters into R into T. From this expression we can calculate the molecular mass of the solute. MB will be equal to WB R into T divided by pi into volume of the solution in liters. So this is the expression for the calculation of molecular mass of the solute particles with the help of the osmotic pressure. Now after this we have to study that there are three types of solutions. Isotonic solution first,
दो सॉल्यूशंस ए एंड बी को सेम टेम्परेचर पे आइसोटोनिक तब कहा जाता है जब दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर इज सेम। ए एंड बी, these two solutions are said to be isotonic to each other if their osmotic pressures at the same temperature are equal. So if pi A is equal to pi B, that means the solutions will be known as isotonic solutions. और isotonic कब होंगी? मैंने कहा सेम टेम्परेचर पे आइसोटोनिक कब होगी? पाई ए क्या होता है? CRT, CaRT, एंड पाई बी क्या होगा? CbRT। और टेम्परेचर अगर सेम है तभी मैंने इसमें T और T लिया, T और TB नहीं लिया इसको। सो RT विल कैंसल आउट। दैट मीन्स आइसोटोनिक सॉल्यूशंस के लिए जो मोलर कंसंट्रेशन है A की, दैट शुड बी इक्वल टू दी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B सॉल्यूशन। So first type of solutions are isotonic solutions. Those solutions A and B are known as isotonic solutions अगर दोनों के osmotic pressures are equal. Second type hypertonic solution. हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हमें पता है जैसे हम कहते हैं कि हाइपर एक्टिव पर्सन, वन पर्सन इज सेड टू बी हाइपर एक्टिव टू द अदर पर्सन अगर वो ज्यादा एक्टिव हो एज कंपेयर टू अदर पर्संस। जैसे जॉन्टी रोड्स, द फील्डर ऑफ साउथ अफ्रीका जो था, ही वाज वेरी वेरी एक्टिव एज कंपेयर टू अदर फील्डर्स। औरों को बॉल का पता नहीं चलना कहां से जा रही है और ही यूज्ड टू कैच दैट बॉल। क्यों? क्योंकि ही वाज हाइपर एक्टिव टू अदर फील्डर्स। जैसे पर्संस के लिए यूज किया जाता है कि हाइपर एक्टिव पर्सन टू अदर्स, सिमिलरली हाइपरटोनिक सॉल्यूशन किसको कहा जाएगा? ए सॉल्यूशन को हाइपरटोनिक एज कंपेयर टू बी तब कहा जाएगा अगर ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ बी। सो ए सॉल्यूशन इज सेड टू बी हाइपरटोनिक टू अदर सॉल्यूशन अगर if osmotic pressure of A is greater than the osmotic pressure of B. Similarly, we have hypotonic solution. Third type, we have hypotonic solution. A will be hypotonic to the B solution अगर osmotic pressure of A, if osmotic pressure of A is less than the osmotic pressure of B. So these were the three types of solutions in case of osmosis which we have discussed. So we have discussed three types of solutions: isotonic solution, hypertonic solution and hypotonic solutions. इसका एग्जाम्पल लेंगे हम तीनों को समझने के लिए, और किस साइड से किस साइड को मूवमेंट होती है और सॉल्वेंट की, उसको एक्सप्लेन करने के लिए आई टेक द एग्जाम्पल कि 0.91% NaCl सॉल्यूशन जो होती है, this solution is isotonic with red blood corpuscles RBCs. अगर RBCs में 0.91% NaCl इंजेक्ट किया जाए तो कुछ भी नहीं होना है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन प्रॉब्लम तब आ सकती है अगर आप RBCs से हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक मतलब कि लेस देन 0.91% वाली जो NaCl सॉल्यूशन है उसको अगर ब्लड में इंजेक्ट करें तब क्या प्रॉब्लम आ सकती है? देखिए,
NaCl सॉल्यूशन जो है दैट इज लेस देन 0.91%, मतलब इसमें सोल्यूट कंसंट्रेशन जो है दैट इज लेस, तो देयर विल बी मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम लोअर सोल्यूट कंसंट्रेशन टू हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन। अब ये जो केस ले रहा हूं मैं, जिसमें कि मैं कह रहा हूं कि परसेंटेज जो है NaCl सॉल्यूशन की दैट इज लेस देन 0.91%, दैट मींस दिस सॉल्यूशन in which concentration is less than 0.91% is hypotonic to, this is hypotonic to RBCs। इसमें सोल्यूट कंसंट्रेशन कम है, सॉल्वेंट कंसंट्रेशन विल बी मोर, और हमने अभी किया कि ऑस्मोसिस इज मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लोअर सोल्यूट कंसंट्रेशन टू हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन। इसमें क्या होगा कि देयर विल बी मूवमेंट ऑफ वाटर या मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम दिस सॉल्यूशन टू द आरबीसीज, देयरफॉर देयर विल बी स्वेलिंग ऑफ आरबीसीज, और बर्स्ट भी कर सकती हैं आरबीसी सेल्स जो है, दिस कैन बी क्वाइट डेंजरस। थर्ड मैं कह रहा हूं कि अगर सॉल्यूशन ऐसी है 0.91%, ग्रेटर देन 0.91% NaCl सॉल्यूशन को इंजेक्ट कर दिया जाए तब क्या होगा? पहली बात, ग्रेटर देन 0.91% NaCl सॉल्यूशन जो है दैट इज नोन एज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन टू आरबीसीज, सो दिस विल बी, दिस इज हाइपरटोनिक टू आरबीसीज। यहां पे सोल्यूट कंसंट्रेशन इज मोर, देयर विल बी मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम lower solute concentration to higher solute concentration, तो इस केस में there will be movement of solvent from RBCs to the NaCl solution, so it will lead to shrinking of RBCs, and this can also be dangerous because RBCs का shrink होने का मतलब है कि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है that will lower down, और उससे it can lead to death also। तो यहां पे हमने देखिए तीन चीजें डिस्कस की, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक एक्सप्लेन करने के लिए। फर्स्ट मैंने बताया कि जो 0.91% NaCl सॉल्यूशन होती है दैट इज आइसोटोनिक विद आरबीसीज। इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है कि आइसोटोनिक का मीनिंग है कि NaCl सॉल्यूशन जो है इसमें जो सोल्यूट कंसंट्रेशन है दैट इज इक्वल टू द सोल्यूट कंसंट्रेशन इन केस ऑफ आरबीसीज। सबसे पहले आइसोटोनिक का मीनिंग है कि ऑस्मोटिक प्रेशर्स ऑफ बोथ दीज सॉल्यूशंस आर इक्वल, और ऑस्मोटिक प्रेशर कब इक्वल होंगे? जब इनकी कंसंट्रेशन सेम होंगी, और हम ये मान के चल रहे हैं कि टेम्परेचर्स आर सेम फॉर बोथ ऑफ दीज। सेकेंड मैंने कहा इफ हम ऐसी वाली सॉल्यूशन जिसमें कि कंसंट्रेशन इज लेस देन 0.9% NaCl वाली सॉल्यूशन इंजेक्ट कर दें किसी पर्सन में, तो दिस कंसंट्रेशन 0.91% से लेस वाली जो NaCl सॉल्यूशन होगी दैट इज हाइपोटोनिक टू दी आरबीसीज। और क्योंकि हाइपोटोनिक है, इसमें सोल्यूट कंसंट्रेशन लेस है एज कंपेयर टू सोल्यूट कंसंट्रेशन इज दिस, सो देयर विल बी मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लोअर सोल्यूट कंसंट्रेशन टू हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन, एंड दिस विल लीड टू स्वेलिंग ऑफ आरबीसीज, और उससे बर्स्टिंग भी हो सकती है। थर्ड मैंने बताया कि अगर ऐसी वाली NaCl सॉल्यूशन जिसमें कंसंट्रेशन इज मोर देन 0.91%, दैट मींस फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेटर देन 0.91%, दिस सॉल्यूशन इज हाइपरटोनिक टू आरबीसीज। इसमें जो सोल्यूट कंसंट्रेशन है दैट इज मोर, तो देयरफॉर कहां से कहां मूवमेंट होनी चाहिए? देयर विल बी मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट from lower solute concentration to higher solute concentration, they will be इसमें क्या होगा, आरबीसी जो है वो स्क्वीज कर जाएंगे, वो कम हो जाएंगे अपने नॉर्मल साइज से, और दैट कैन ऑल्सो लीड टू डेथ ऑफ अ पर्सन बिकॉज आरबीसीज का श्रिंक करने का मतलब, स्क्वीज करने का मतलब है कि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ आरबीसीज विल डिक्रीज। सो दिस वाज ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी।
एक बार इनके फॉर्मूले रिकलेक्ट करें हम सारों के, बिकॉज दे विल बी न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन ऑल दीज 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो मैंने डिस्कस की थी, व्हाट वाज दैट? दैट वाज relative lowering, that was relative lowering in vapor pressure, relative lowering in vapor pressure of a solution containing non volatile solute। और इसका फॉर्मूला जो हमने अल्टीमेट फॉर्मूला जो डिस्कस किया था वो था P नॉट माइनस PT और PS डिवाइडेड बाय PA नॉट इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट। तो इसमें हमने कहा था कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीजें क्या है, एक बार फिर से देखिए। PA नॉट क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, एंड PS क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। और ये डिस्कस हुआ था कि जिस सॉल्वेंट में आप नॉन वोलेटाइल सोल्यूट पार्टिकल्स ऐड कर देते हो, उनका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है? कम हो जाता है एज कंपेयर टू वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। एग्जांपल, इसमें एग्जांपल से एक्सप्लेन करें अगर कि अगर H2O है, प्योर H2O, और दूसरी तरफ NaCl वाला H2O है जिसमें NaCl डाला हुआ है, तो वेपर प्रेशर किसका कम होना चाहिए? NaCl कंटेनिंग H2O का कम होना चाहिए, बिकॉज नॉन वोलेटाइल NaCl पार्टिकल जो है वेपर फॉर्मेशन कैपेसिटी कम कर देंगे, उससे जो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन आएगा वो कम होगा एज कंपेयर टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर। So this is lowering in vapor pressure divided by actual vapor pressure of the pure water. So this is relative lowering in vapor pressure, or this is equal to mole fraction of the solute, and mole fraction is equal to NB divided by Na plus NB. अब for very dilute solutions मैंने कहा था this can be taken as NB divided by Na. We can neglect NB in the denominator for very dilute solutions. और इसमें this relative loading in vapor pressure is a colligative property because this depends upon number of moles of the solute particles, or number of moles of solute particles means it depends upon the number of solute particles, therefore it is a colligative property. और यहां से मॉलिक्यूलर मास डिटरमिन करना बताया गया था आपको। NB को कहा था मैंने, यू कैन टेक इट एज WB अपॉन MB, और Na जो है दैट इज WA upon MA. So from this, these are number of moles of solute, weight of the solute particles upon molecular mass of the solute particles. These are number of moles of solvent WA upon MA. So you can calculate the molecular mass of solute from this colligative property. इस expression को आप use कर सकते हो कि this is equal to this, and you can determine the molecular mass of the solute particles. Second colligative property हमने जो discuss की, that is elevation in boiling point. Colligative property हमने डिस्कस की थी, that was elevation in boiling point. और इसमें मेन फॉर्मूला वाज डेल्टा TB elevation in boiling point is equal to KB into molality. KB क्या है? This is मोलल एलिवेशन कांस्टेंट और एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। और मोलैलिटी, क्योंकि डेल्टा TB मोलैलिटी पे डिपेंड कर रहा है, और मोलैलिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पे क्योंकि डेल्टा TB डिपेंड कर रहा है, देयरफॉर इट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और इससे जो मेन फॉर्मूला आगे था जिसमें हम मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं, दैट इज इक्वल टू KB, मोलैलिटी की जगह क्या डालेंगे हम? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे निकलते हैं? WB अपॉन MB, दीज आर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। और साथ में क्या चाहिए नीचे? वेट ऑफ द सॉल्वेंट WA। अगर ये ग्राम्स में है तो आपने इसको कन्वर्ट करना है, वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन केजीज करना है, एंड फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन
you can calculate the molecular mass of the solute. Third property, colligative property हमने discuss की, and that was depression in freezing point. Depression in freezing point. तो जब भी आप नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालोगे किसी भी सॉल्वेंट में, दैट विल लीड टू डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट. सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट आएगा वो कम आएगा एज कंपेयर टू द प्योर सॉल्वेंट. इसमें जो मेन एक्सप्रेशन थी दैट वाज डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ एम. Delta TF is depression in the freezing point, KF is molar depression constant और cryoscopic constant भी कहते हैं इसको, और molality M, this is molality. और क्योंकि delta TF is depending upon molality, molality is number of moles of solute per kg of solvent. तो कहने का मतलब ये है कि delta TF is depending upon the number of solute particles, therefore it is a colligative property. और इसमें भी same method से आप मॉलिक्यूलर मास डिटरमिन कर सकते हो सोल्यूट पार्टिकल्स का, WB अपॉन MB, दीज आर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, साथ में वेट ऑफ द सॉल्वेंट चाहिए आपको नीचे इन केजीज. सो फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन यू कैन कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सोल्यूट. फोर्थ एंड लास्ट जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की दैट वाज ऑस्मोटिक प्रेशर. दैट वाज ऑस्मोटिक प्रेशर. And in this case osmotic pressure pi is equal to CRT. C बताया आपको, this is molar concentration. The molar concentration is number of moles of solute WB upon MB. These are number of moles of solute, weight of the solute in grams divided by molecular mass. और नीचे आपको volume of the solution in liters, VL. R is the gas constant, T is the temperature, and from this you can calculate the molecular mass of the solute particles. But this is also a colligative property because this depends upon number of the solute particles, number of moles of the solute particles. Number of moles means this depends upon number of the solute particles. Therefore pi जो है osmotic pressure जो है that is also a colligative property. तो these four colligative properties are very very important. इनके बेसिस पे बहुत से न्यूमेरिकल्स होते हैं जो आएंगे आपको AEEE में. After that we have abnormal molecular masses which we have to discuss. Abnormal molecular mass. तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है. व्हाट आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स? नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो ना तो डिसोसिएट होंगे ना एसोसिएट होंगे सॉल्यूशन में. सो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स आर द सब्सटेंसेस व्हिच नीदर डिसोसिएट नॉर एसोसिएट इन द सॉल्यूशन. प्रॉब्लम कहां पे आती है कि जब मॉलिक्यूलर मास हम निकालेंगे इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, किससे निकालेंगे? जो चार मेथड्स हमने डिस्कस किए उनकी हेल्प से अगर आपने मॉलिक्यूलर मासेस डिटरमिन करने हो सॉल्यूट पार्टिकल्स के, इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स ए प्रॉब्लम अराइजेस. और वो प्रॉब्लम क्या है? सबसे पहले हम केस डिस्कस करेंगे ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स जिनकी डिसोसिएशन होती है जब उनको आप सॉल्वेंट में डाल देते हो. फॉर एग्जाम्पल KCl. KCl को मान लीजिए आप सॉल्वेंट में डाल रहे हो तो KCl का क्या होगा? दिस इज अ सॉल्ट. KCl कैसे डिसोसिएट हो जाएगा? इट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ K पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव. तो एक KCl मॉलिक्यूल
दो आयंस में डिसोसिएट हो रहा है, और जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज अभी मैंने फॉर्मूले आपको बताए, उसमें जो मॉलिक्यूलर मास था दैट वाज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोई भी आप फॉर्मूला देख लीजिए पीछे, जैसे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी वाज इक्वल टू केबीएम, और केबीएम मींस केबी मोलैलिटी इज WB अपॉन MB, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट पार्टिकल्स, साथ में नीचे वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन केजीज। तो इसमें मॉलिक्यूलर मास और डेल्टा टीबी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसका और मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट का देखिए क्या रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। तो ये रिलेशन की हेल्प से मैंने आपको एक्सप्लेन करना है। आपने ये याद रखना है कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसका जो रिलेशन होता है मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सोल्यूट से, दैट इज द इनवर्स रिलेशन। ओके, colligative property is inversely proportional to the molecular mass of the solute। और एक चीज सबसे पहले डिस्कस की गई कि जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहा ही किन प्रॉपर्टीज को गया, ऐसी प्रॉपर्टीज को विच डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ द सोल्यूट पार्टिकल्स, विच डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। सो I'll write it down here that colligative properties जो हैं is directly proportional to, हाँ जी, colligative property is directly proportional to number of solute particles and it is inversely proportional to the molecular mass of the solute। अब ये जो केस मैं ले रहा हूं जिसमें इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट हो रहा है, जैसे KCl is getting dissociated into K positive and Cl negative, इसमें नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स को क्या हो गया, अगर 100% डिसोसिएशन मान लूं मैं, 100% डिसोसिएशन, तो एक मॉलिक्यूल दो आयंस में डिसोसिएट हो गया। अगर ऐसे 100 हो तो वो कितने आयंस बना देंगे, 200 बना देंगे। नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स डबल हो जाएंगे, और आपको पता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी या फिर नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स दे विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। देखिए अब यहां पे रिलेशन यूज कर रहा हूं मैं कि नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। अब क्योंकि नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स इस केस में इंक्रीज कर रहे हैं, तो मॉलिक्यूलर मास को क्या होना चाहिए, हाँ जी, मॉलिक्यूलर मास को क्या होना चाहिए, मॉलिक्यूलर मास विल डिक्रीज। यहां पे देखिए दोबारा से, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मैंने कहा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। तो इन दोनों का क्या रिलेशन आया, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स जो हैं, हाँ जी, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स जो हैं क्या होना चाहिए, they should be inversely proportional to molecular mass of the solute particles। तो इस रिलेशन को यूज करके इस केस में आइए आप कि KCl जो है दैट इज गेटिंग डिसोसिएटेड, नंबर ऑफ आयंस जो है, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स जो हैं वो ज्यादा हो रहे हैं। नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो मॉलिक्यूलर मास को क्या होना चाहिए, दैट शुड डिक्रीज। तो इससे क्या हो रहा है कि अगर आप पिछले यूजुअल मेथड जो है 4 मेथड्स, उसके हेल्प से अगर आप मॉलिक्यूलर मास निकालना चाहो KCl का विच इज गेटिंग डिसोसिएटेड, या ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स का जो डिसोसिएट होते हैं, तो उनके मॉलिक्यूलर मासेस जो आएंगे वो गलत आएंगे। वी विल ऑब्टेन एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस। और सिमिलरली इन केस ऑफ ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स जो एसोसिएट होते हैं उसमें भी प्रॉब्लम आने वाली है। ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स जो एसोसिएट होते हैं उसमें भी प्रॉब्लम आएगी। उसमें क्या प्रॉब्लम आएगी, एक मैं एग्जांपल लेता हूं, ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जो एसोसिएट होता है और डाइमराइज हो जाता है, डाइमर बनाता है, दो मॉलिक्यूल्स कंबाइन होके एक एक मॉलिक्यूल बना देते हैं, डाइमराइज कर जाते हैं। जैसे वी हैव CH3COOH, दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज in this manner, CH3COH can be represented in this manner. Similarly, another CH3COH,
इस पे होना है डेल्टा नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। कार्बोनिल ग्रुप जो है, ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या करेगा, अपनी तरफ खींच लेगा। इससे करके यहाँ पे क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इस जो ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है उसके इलेक्ट्रॉन पेयर्स को क्या करेगा, अपनी तरफ खींच लेगा। इस पे क्या आना है, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दो CH3COH जो है एसिटिक एसिड जो है, दे आर कंबाइनिंग टुगेदर टू फॉर्म अ डाइमर। तो इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में अगर 100 मॉलिक्यूल्स थे CH3COH के, वो कितने रह जाएंगे, जस्ट 50। इस केस में अगर 100 थे ये, तो डाइमराइज कर जाएंगे तो कितने मॉलिक्यूल्स रह जाएंगे, जस्ट 50। तो डाइमराइजेशन होने पे अगर 100% डाइमराइजेशन हो रही है, पूरे के पूरे जितने भी मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं अगर वो डाइमराइज कर रहे हैं, तो जो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स हैं वो हाफ रह जाएंगे। और नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स जब हाफ रह जाएंगे तो मॉलिक्यूलर मास विल बिकम ऑलमोस्ट डबल, क्योंकि रिलेशन वही है। देखिए इसमें भी रिलेशन इज सेम कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज inversely proportional to the molecular mass and is directly proportional to number of solute particles. This is the main relation। दोनों केसेस में आपने यही रिलेशन यूज करना है, और जो सेकेंड पोर्शन है उस पर एम्फेसिस देना है आपने इन दोनों पे। Colligative property is directly proportional to number of solute particles and is inversely proportional to molecular mass of the solute। इसमें क्या हुआ, number of solute particles को क्या हुआ, number of solute particles जो हैं वो इसमें हाफ हो गए। अगर 100% डाइमराइजेशन माने 100 थे तो 50 रह गए, number of solute particles डिक्रीज कर गए, molecular mass क्या होना चाहिए, इंक्रीज कर जाएगा, it will become almost double अगर 100% डाइमराइजेशन होती है। तो there was a problem इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। अगर आप इलेक्ट्रोलाइट्स के केसेस में, ऐसे सब्सटेंसेस के केसेस में, ऐसे सोल्यूट पार्टिकल्स के केसेस में जो एसोसिएट या डिसोसिएट हो रहे हैं, उनके केसेस में अगर पिछले मेथड से, चारों मेथड से मॉलिक्यूलर मास डिटरमिन करो तो यू विल गेट एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस। और इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया था एक साइंटिस्ट था वेंट हॉफ। वेंट हॉफ ने जो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस की प्रॉब्लम थी इसको सॉल्व किया, एंड ही गेव अ फैक्टर विच इज नोन एज वेंट हॉफ फैक्टर रिप्रेजेंटेड बाय आई। सो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस को सॉर्ट आउट किया साइंटिस्ट नोन एज वेंट हॉफ ने। And he gave a Van't Hoff factor represented by symbol I, and I you should remember कि I होता क्या है, Van't Hoff factor क्या होता है, this is normal molecular mass, किसका, नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, किसकी बात हो रही है, सोल्यूट पार्टिकल्स की। नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास। और दिस इज observed molecular mass, sorry, observed colligative property upon normal colligative property। देखिए जब निकालना है वेंट हॉफ फैक्टर तो यूजुअली, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में देयर इज लॉट ऑफ प्रेशर, तो आपने कुछ ना कुछ बनाना होता है, मेथड बनाना होता है जिससे आपको एकदम से याद रहे। आप एक फॉर्म में याद रख लीजिए इसको, मॉलिक्यूलर मासेस की फॉर्म में याद रख लीजिए कि यू कैन रिमेंबर इट एज कि नो, कि आपको ये याद रहे कि नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास ऊपर है
ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास नीचे है. यू कैन रिमेंबर इट विद द हेल्प ऑफ नो. उल्टा नहीं कर देना कि ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास ऊपर नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, और इसी जल्दी में वहां पे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जल्दी में यही होता है, कई बार ऑब्जर्व्ड ऊपर कर दिया जाता है, नॉर्मल नीचे कर दिया जाता है. तो यू शुड रिमेंबर इट एज नो, नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास ऊपर, ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास नीचे. और अगर एक याद रह गया तो आपको पता है कि मॉलिक्यूलर मास और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में क्या रिलेशन है, अभी बताया आपको. मॉलिक्यूलर मास और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में इनवर्स रिलेशन है. तो अगर एक याद रह गया कि मॉलिक्यूलर मास के रिलेटिवली इट इज नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास, दूसरा अपने आप ऑटोमेटिकली याद रह जाएगा कि ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, दिस विल गिव यू द वेंट ऑफ फैक्टर आई. और इसने करेक्शन कैसे की कि जितने भी पिछले वाले मेथड्स थे, 3 मेथड्स में इंट्रोड्यूस हुआ ये. जैसे डेल्टा टीबी जो था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो है, वैसे केबीएम था, इसमें आई लगा दिया गया, वेंट ऑफ फैक्टर. और अब अगर आप इस एक्सप्रेशन से मॉलिक्यूलर मास निकालो सॉल्यूट पार्टिकल्स का, वो बिल्कुल सही आएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है. बिकॉज एसोसिएशन और डिसोसिएशन जो है उसको उसने कहां पे इंट्रोड्यूस करवा दिया, इस आई की हेल्प से बीच में इनकॉर्पोरेट करवाया. नेक्स्ट डेल्टा टीएफ में भी आई के एफ एम. अब अगर मॉलिक्यूलर मास निकालना है आपने तो बिल्कुल करेक्ट मॉलिक्यूलर मास आना है, चाहे एसोसिएशन हो रही है चाहे डिसोसिएशन हो रही है. थर्ड, पाई इज इक्वल टू आई सी आर टी. तो इस केस में आई को इंट्रोड्यूस किया गया, और जो एबनॉर्मेलिटी आ रही थी ड्यू टू एसोसिएशन और डिसोसिएशन ऑफ द सोल्यूट पार्टिकल्स, that was taken into account with the help of this Van't Hoff factor I. So pi is equal to ICRT, delta TF is equal to IKFM, delta TB is equal to IKBM. आपने I तभी लेना है अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट है जो कि डिसोसिएट या एसोसिएट हो रहा है, अदरवाइज देयर इज नो नीड टू टेक द वैल्यू ऑफ I. कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन जरूर गिवन होगी वहां पे न्यूमेरिकल में, जिसकी हेल्प से I को आप इंट्रोड्यूस करवा सकते हो. अगर कोई ऐसा इलेक्ट्रोलाइट दिया है जो विच इज अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ऐसा कहा गया है कि इट इज नॉट एन इलेक्ट्रोलाइट, स्पेसिफाई कर दिया गया है, तो आपने आई नहीं लेना है, कोई जरूरत नहीं लेने की. देन इट विल बी ओनली विद द हेल्प ऑफ डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबीएम, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफएम, पाई इज इक्वल टू सीआरटी. नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिग्री ऑफ एसोसिएशन ऑफ द solute particles. वो कैसे निकाली जाती हैं? तो फर्स्ट वी विल डिस्कस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. लेट इट बी रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज अल्फा. इसमें मैं सपोज कर रहा हूं कि एक मॉलिक्यूल है, ए मॉलिक्यूल, मान लीजिए एक सिंगल मॉलिक्यूल जो है वो डिसोसिएट हो रहा है और N1 आयंस B के बना रहा है, N2 आयंस C के बना रहा है, ऐसे करके N3 आयंस D के, एंड टोटल नंबर ऑफ आयंस जो बन रहे हैं N1 प्लस N2 अप टू जितने भी हैं ये, लेट द टोटल नंबर ऑफ आयंस बीइंग फॉर्म्ड आर इक्वल टू N. तो मैंने क्या माना यहाँ पे, एक सिंगल मॉलिक्यूल जो है ए मॉलिक्यूल that is getting dissociated to form N1 number of B ions, N2 number of C ions and so on. Here N1 plus N2 up to जितने भी ions बन रहे हैं they are total as their total is N. अब ये माना मैंने कि starting में let there be 1 mole of A present. This is at T is equal to 0. At T is equal to 0, 1 mole of A is present, और इसके कितने होंगे स्टार्टिंग में अगले वालों के? 0. लेट अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. तो जितना डिसोसिएशन होना है उसके बाद अगर अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये कितने रह जाएंगे? 1 माइनस अल्फा, और अगले वाले ये टोटल कितने बनेंगे? n अल्फा. तो देखिए यहां पे एट टाइम इक्वल टू 0 स्टार्टिंग में
मैंने ये सपोज किया कि ए के कितने मोल्स हैं, 1 मोल। अगले वाले जो आयंस बनने हैं स्टार्टिंग में बने नहीं होंगे, डिसोसिएशन ही नहीं हुई होगी, तो उसके कितने मोल्स होंगे, 0 मोल्स। अब अल्फा अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है तो डिसोसिएशन होने के बाद कितना रह जाएगा, कितने मोल्स रह जाएंगे ए के, 1 माइनस अल्फा, क्योंकि अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा मोल्स जो है वो डिसोसिएट हो जाएंगे। अगर इसके अल्फा निकले हैं तो आगे कितने बनने चाहिए, एन अल्फा। नाउ वी नो दैट आई जो है that is equal to normal molecular mass upon observed molecular mass, or it is equal to observed colligative property upon normal colligative property. So observed colligative property ऊपर divided by normal colligative property नीचे, और observed colligative property जो है वो किस पे डिपेंड करेगी, observed number of ions, observed number of solute particles। तो ऊपर क्या आना चाहिए, ऑब्जर्व्ड नंबर या ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय नॉर्मल सोल्यूट पार्टिकल्स। तो कितना ऑब्जर्व कर रहे हैं आफ्टर डिसोसिएशन, कितने आयंस हैं भाई, ये 1 माइनस अल्फा रह गए हैं और ये एन अल्फा है। तो ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ आयंस क्या है, 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा डिवाइडेड बाय नॉर्मल कितने थे, स्टार्टिंग में कितने थे, 1 डिवाइडेड बाय 1। अगर इसको सॉल्व करें हम तो अल्फा जो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन विल बी इक्वल टू आई माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1। सो दिस विल बी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ अ सोल्यूट पार्टिकल। दिस विल बी गिवन बाय I minus 1 upon n minus 1. This you have to remember, this is very important equation. I is the vector, n are the number of ions formed on the dissociation of one molecule. जैसे कैल्शियम क्लोराइड में n क्या लोगे, CaCl2 में what should be n, कैसे डिसोसिएट होता है CaCl2, Ca2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव, n should be, हाँ जी n should be 3 in this case, because एक मॉलिक्यूल के डिसोसिएट होने पे कितने आयंस बन रहे हैं, 1 plus 2 3। तो n is the number of ions formed on dissociation of one molecule. For example, in case of calcium chloride it is 3, in case of aluminium sulfate it will be, हाँ जी बताइए, it will be twice aluminium 3 positive plus thrice SO4 2 negative, 2 plus 3 5 will be number of ions. So this was degree of dissociation. mainly ये फॉर्मूला तो पक्का आपको याद रखना है, इसके बेस पे न्यूमेरिकल्स होंगे, बाद में हम प्रैक्टिस करेंगे। अब इसके बाद अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1। ये देखिए एक बारी निकला कैसे है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा से रिप्रेजेंट किया मैंने। सबसे पहले मैंने ये माना कि एक मॉलिक्यूल है ए, सिंगल मॉलिक्यूल, वो डिसोसिएट होने पे मान लीजिए N1 आयंस B के बना रहा है, N2 आयंस C के बना रहा है, एंड सो ऑन। टोटल नंबर ऑफ आयंस जो आ रहे हैं दे आर इक्वल टू n, और स्टार्टिंग में एट t इज इक्वल टू 0 मैंने ये माना कि A के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं दे आर इक्वल टू 1, और उनके कितने होंगे स्टार्टिंग में, 0। डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर अल्फा है तो इट विल बी 1 माइनस अल्फा, ये रह जाएंगे 1 माइनस अल्फा, और वो कितने बनेंगे, n अल्फा। फिर I जो होता है वेंट ऑफ फैक्टर मैंने बताया, दैट इज नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास, और ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है दैट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। तो ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स जितने ऑब्जर्व हम कर रहे हैं आफ्टर डिसोसिएशन, वो कितने ऑब्जर्व करेंगे हम, 1 माइनस अल्फा तो इसके रह गए हैं, और ये n अल्फा बन गए हैं, तो ऑब्जर्व्ड विल बी 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा डिवाइडेड बाय 1, बिकॉज जो ऑब्जर्व्ड था, जो नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी दैट वाज 1, स्टार्टिंग में वी हैड 1 मोल, 1 molecule of this, 1 mole of solute particle, so divided by 1, so alpha will be equal to I minus 1 divided by n minus 1. This formula will be used in case of degree of dissociation.